ठीक है, चलो अब रिकॉर्ड हो रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डेल्टा के ई, डेल्टा मीन्स के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी से क्या चीज रिलेट होती है, क्या चीज चेंज होती है, ये हमने पढ़ा है। क्या चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी से? टेम्परेचर। और मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट क्या चीज होती है भाई? व्हाट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स? जी हुनैन? नो आइडिया सर। चेंज इन स्टेट होती है। जब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है मॉलिक्यूल्स की। जब मॉलिक्यूल्स का स्टेट चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। याद है मैंने हीटिंग कर्व पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या कहा बिल्कुल था? बिल्कुल सर, याद आ गया, बिल्कुल आ गया। टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो काइनेटिक हो रही है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक सवाल करूं तुम लोगों से कि नो चेंज इन स्टेट हो रही है, हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, इसमें कुछ गैस है, मैं इस गैस को हीट कर रहा हूं। हीट एनर्जी जो है वो किस में यकीनन चेंज हो रही होगी? क्यू किस में चेंज हो रहा होगा? डेल्टा यू इसका चेंज कर रहा होगा, यानी हीट एनर्जी इसमें किस में कन्वर्ट हो रही होगी? इंटरनल एनर्जी में। किसी किस्म का सिस्टम की स्टेट में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बताइए अगर स्टेट में चेंज नहीं आ रहा होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा अगर स्टेट में चेंज नहीं हो रहा होगा? नो सर। तो हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। तो अगर हम कहें कि नो चेंज इन स्टेट हो रहा है तो फिर हम सिंपल कहेंगे कि हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगी सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसिडर किया जाएगा? जीरो कंसिडर किया जाएगा। ये इक्वेशन कब लगती है? नो चेंज इन स्टेट अकर, जब आपके पास किसी किस्म की स्टेट में चेंज नहीं आ रहा होता है तब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सब छाप लो, किसने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, क्या हुआ, धरने वरने खत्म हुए या अभी भी चल रहा है? सर मैंने सुना है चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है अभी भी? हाँ मैंने भी यही सुना है। सर मेरी गाड़ी भी आप ही के इलाके में आई हुई है बनने के लिए। कौन से इलाके में? सर जिधर आप रहते हैं, ये अपना लकी ब्लॉक? वन के पीछे है बंदा जिसके पास है। लकी वन? मैं तो ब्लॉक 2 में रहता हूँ, लकी वन तो आगे थोड़ा सा, वो तो एफबी एरिया स्टार्ट हो जाता है। जी जी, उसकी तरफ है। क्या बनने आई हुई है उसका? सर एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज हो रहा है गाड़ी का। अच्छा अच्छा जी, हो गया भाई ये कॉपी सबका? जोहा, जी सर, हो गया। सर उसामा? सीडर ने मिड्स कैंसिल कर दिए। हाँ वो मैंने भी यही सुना है कि अभी तो देखो यार, पता नहीं, हो सकता है एग्जाम ही कैंसिल हो जाए भाई, फिर वही एक्सेप्टेड पे चला जाए। इंशाल्लाह। सर आपको पता है मेरे एक्सपेक्टेड दे दिए टीचर्स ने, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था फॉरेन, तो फिजिक्स में ए स्टार दिया है मेरा सर रॉक ने। अच्छी बात, मुझे पता है क्यों दिया। क्यों सर? थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक बेसिक इंट्रो हो गया। अच्छा अब एक छोटी सी चीज और हमने डिस्कस करनी है, वो छोटी सी चीज क्या है? ठीक है, कि गैस सिस्टम में वर्क कैसे होता है। ठीक है जी, तो वर्क डन इन गैस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्क इन गैस सिस्टम,
ठीक है। वर्क इन गैस सिस्टम में एक बात याद रखिएगा कि वर्क इन गैस सिस्टम जब होता है तो हमेशा लाजमी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो वर्क इन गैस सिस्टम कर ओनली व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंजेस। जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंज होगा यानी डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम होगा तभी गैस सिस्टम का अंदर वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होता। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम कहेंगे वर्क भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, और वर्क डन ऑन गैस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो केसेस को ज़रा समझ लीजिएगा। हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, उसमें कुछ गैस इंक्लोज्ड है। ठीक है, हमने इस गैस को एक्सपेंड होने दिया, ये गैस एक्सपेंड हुई। एक्सपेंशन जब की इसने तो यकीनन पिस्टन को धक्का मारा और पिस्टन को धक्का मार के ये यहाँ से इस जगह पे ले आई। ठीक है जी, ये इस जगह पे ले आई गैस, इसको धक्का मारते हुए। ठीक है, यानी ये आपके पास चेंज इन हाइट हुआ। ठीक है, अच्छा ये गैस क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है। एक्सपेंशन के केस में हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन जब भी बाय द गैस होगा तो हम W के साथ कैसा साइन इस्तेमाल करेंगे, माइनस का। बाय द गैस में हमेशा माइनस का साइन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो रही हो, एक्सपेंशन हो रही हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करेंगे, उसको पुश करेंगे, उसको दबाएंगे, तो उससे हम कहेंगे वर्क डन ऑन द गैस। और वर्क डन ऑन द गैस के केस में हमेशा W को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा के मैं यहीं पे उसका भी बना देता हूँ। मैं कहा था डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो वर्क भी 0 होगा, दैट वाज रिटन ओवर देयर। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक गैस एक कंटेनर में है, ठीक है, और इस केस में दिस वाज केस 1। ठीक है, और अगर मैं इस गैस को फोर्स लगा के मैंने इस पिस्टन को पुश कर दिया, यानी गैस को कंप्रेस कर दिया, ये यहाँ तक ले आया मैं इस पिस्टन को, तो ये मेरी हाइट में चेंज आया है, डेल्टा H। ठीक है, तो गैस हमारी कंप्रेस हो गई है। ठीक है, और कंप्रेस के केस में आपके पास हम क्या बोलते हैं कि वर्क डन, ये केस 2 है। ठीक है, केस 2 में हम कहते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन हमारे पास सिस्टम पे हुआ है, वर्क डन हमने सिस्टम पे किया है। ठीक है जी, सो दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हमने वर्क किया है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और इसमें फिर हम W को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। किसी भी वक्त अगर हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम कैलकुलेट करना है तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, हमने AS में पढ़ा है, वो होता है P डेल्टा V के बराबर होता है, जिसमें P जो होता है दैट इज प्रेशर, V इज द चेंज इन वॉल्यूम होता है। नॉर्मल केसेस में हाइट चेंज हुई है तो डेल्टा V किसके बराबर होता है, एरिया इनटू चेंज इन हाइट के बराबर होता है। क्योंकि आप इस पिस्टन को जब स्क्वॉश करेंगे, एक्सपेंड होगी गैस या कंप्रेस होगी, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास गैस का या पिस्टन का हमारे पास चेंज नहीं होगा। सिंपल किस चीज में चेंज होगा, ये पिस्टन या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर हमने स्क्वाश किया है तो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो दोनों केसेस में हाइट सिर्फ चेंज होगी, हाइट का चेंज ही चेंज इन वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो।
मूसा, आर यू देयर? जी सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है। जी उसामा, यू आर राइट, यूके में एग्जाम कैंसिल हो गए हैं और हमारी कैम्ब्रिज की जो स्टेटमेंट आई है उसमें वो ये अभी कह रहा है कि एग्ज़ाम कंटिन्यू होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो कि जब हमारा ये पिछले साल ये कोविड का चक्कर स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त भी कैम्ब्रिज कुछ इसी किस्म के स्टेटमेंट दे रहा था ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करें। याद है अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो कि हम तो और सर एग्ज़ाम, मार्च में जाके उन लोगों ने बोला था। हाँ, वो एग्ज़ाम की फ़ीस उनको चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जो है वो बोला था कि आप लोग जो हैं वो करें, पे करें। और वो लोग ने कहा कि एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होंगे। उन्होंने बेचारों ने रजिस्ट्रेशन कराई और एंड में आके उन्होंने कहा जी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एक्सपेक्टेड की तरफ जा रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते अभी भी क्या हो रहा है, लेकिन बस सर दुआ करें एक्सपेक्टेड वाले मेरे जो हैं वो आ जाएं। अच्छा जी, तो दिस इज़ बेसिकली वर्क डन। गैस सिस्टम के वर्क डन के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने हमारे जो सिलेबस है A2 का सिलेबस है उसमें हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ने, और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने पढ़ने हैं दैट आर टू लॉज। एक लॉ हमने पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एक हमने पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एक हमने पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। जी, क्वेश्चंस भी याद करनी है। अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों बना? एक्चुअली में बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के जब लॉ बने तो पहले फर्स्ट और सेकंड लॉ हमने थर्मोडायनेमिक्स से बना दिए। A2 में हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने नहीं पढ़ना, ऑल्दो ई-कैट के सिलेबस में आप लोगों के पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, लेकिन हमारे A2 के सिलेबस में नहीं है। अच्छा जी, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ जब बन गए तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं जी, ये दोनों लॉ तो ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इससे ज्यादा फंडामेंटल जो बात है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड जब तक हम उस चीज को नहीं डिस्कस करेंगे तो हम फर्स्ट और सेकंड लॉ को नहीं कर सकते कंप्लीट। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि जी अब फर्स्ट और सेकंड लॉ क्योंकि वैसे ही लिखे जा चुके हैं तो ये वाला लॉ ज्यादा इनसे पहले बेसिक है, तो इसलिए इसको नाम दे दो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इन्होंने बेसिकली इस वजह से इसको जीरोथ लॉ नाम दिया है। अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है इसको हम देखते हैं। दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बेस कर रहा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम आप सब जानते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम हमें ये कहता है कि अगर हम दो चीजों को थर्मल कांटेक्ट में रखें, थर्मल कांटेक्ट में, ठीक है, थर्मल कांटेक्ट में रखें तो हीट एनर्जी जो है Q, जिसको हम हीट एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी हमेशा हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। यानी अगर A से B तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी तो हम कहेंगे हीट एनर्जी A हॉट है और B कोल्ड है। और ये कब तक ट्रांसफर होती रहती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम नहीं हो जाए। यानी जब ये टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हम कहते हैं कि नेट हीट एनर्जी का फ्लो, नेट हीट एनर्जी फ्लो इज जीरो, ठीक है। यानी फिर फ्लो होना बंद हो जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितना A से B में जाता है उतना ही B से A में आ जाता है और रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन ये डिसाइड करता है? तो टेम्परेचर वो फैक्टर है कि ये डिसाइड करता है कि हॉट और कोल्ड कौन सा है। लेट्स से अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और ये आपके पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो A हॉट होगा, B कोल्ड होगा, और अल्टीमेटली इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया 90, तो आपके पास हीट एनर्जी का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है।
इसमें एक अजम्पशन मैं ये कर रहा हूँ कि देयर इज नो हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग में किसी किस्म का हीट लॉस नहीं है। तो हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ गेन द सेम टेम्परेचर। थर्मल कॉन्टैक्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। थर्मल कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके से हो सकता है। हमने ओ लेवल्स में पढ़ा है कि हीट एनर्जी 3 बेसिक तरीकों से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। और रेडिएशन के प्रोसेस में तो हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास डायरेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू भी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। तो थर्मल कॉन्टैक्ट मींस ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर A2 सिलेबस, ठीक है। सो दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ। अब इसी थर्मल इक्विलिब्रियम के लॉ को अगर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अप्लाई करें, और वो लॉ ये कहे अगर कि लेट्स से अगर मैंने A और B दो ऑब्जेक्ट्स को रखा, ठीक है, और हमने क्या नोटिस किया कि इसके अंदर नेट हीट फ्लो कितना है, 0 है। A टू B हमने दो ऑब्जेक्ट्स को जब रखा तो हमने क्या नोटिस किया कि इन दोनों में नेट हीट फ्लो जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है। यानी जितनी एनर्जी A से B में जा रही है उतनी एनर्जी B से A में जा रही है और नेट फ्लो 0 रह रहा है। तो हम ये कहेंगे कि A और B दोनों क्या हैं, A एंड B दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि A और C, एक और बॉडी है C, इन दोनों बॉडीज को जब मैंने रखा तो इन दोनों में भी नेट हीट फ्लो कितना हुआ, नेट हीट फ्लो कितना हुआ, 0। तो हम ये कहेंगे कि A एंड C ये दोनों भी कैसी हैं, दे बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ए बी इक्विलिब्रियम में और ए सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इस चीज को मैं देखते हुए ये भी कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी और सी, ऑल्दो ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी और सी भी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ऑल्दो दे आर नॉट इन थर्मल कांटेक्ट बट स्टिल, क्योंकि ए के साथ दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, तो ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज एक्चुअली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Heat energy always transfers from hotter to cooler object until both gain the same temperature. If two objects are in thermal equilibrium, as given in the example, we can conclude that the two objects which is in thermal equilibrium with A are also in thermal equilibrium with each other, ठीक है। तो this is actually zeroth law of thermodynamics, इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, if anybody is having any question। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने, नो जोहा, सर। हुनैन, नहीं सर। उसामा, नो सर। मूसा, नो सर। ठीक है। ये कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, फिर मैं आगे चलूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ।
जी हो गया कॉपी? जी सर। जी सबका हो गया हुनैन कॉपी? उसामा, मूसा? यस सर। अच्छा जी, सो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी तरफ करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द हीट एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है जी, वर्डिंग में कहते हैं द चेंज in internal energy of system is equal to the sum of heat energy and work done। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की हीट इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होता है वो सिंपली बराबर होता है हीट एनर्जी के और वर्क डन के। अच्छा, हीट एनर्जी सिस्टम में ली भी जा सकती है, हीट एनर्जी सिस्टम से ली भी जा सकती है और हीट एनर्जी सिस्टम को दी भी जा सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंडली वर्क डन, वर्क डन भी सिस्टम पे होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है और वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है। वो हम साइन उसके हिसाब से बाद में चेंज कर लेंगे कि ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम में साइन किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें 4 किस्म के प्रोसेसेस को देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होगा आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हम लोग कॉपी कर लें, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी आइसोबैरिक प्रोसेस। जी हो गया ये कॉपी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ? जी बच्चों, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉपी हो गया? जी सर। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो बच्चों, बार जो है ये होता है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आइसोबैरिक का मतलब होता है प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या कंसिडरेशन लेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम का जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। आपके पास सिस्टम का प्रेशर जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, ये किस लॉ में बेस करता है जिसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है? तो दिस लॉ इज एक्चुअली नोन एज चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ आपको ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास गैस is directly proportional to temperature when pressure is constant। मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखते हैं कि V is directly proportional to T, P आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। So this is actually Charles law। यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं
तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू KT। अच्छा, K बाय द वे यहाँ पे एक तो प्रेशर को कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ये बोल रहा है गिवन मास गैस। गिवन मास गैस का मतलब क्या है कि आपके पास गैस का मास या उसके मोल्स कांस्टेंट है और साथ साथ उसका क्या भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है ये दो चीजों को कांस्टेंट्स को शो कर रहा है, एक तो आपके पास मास और या नंबर ऑफ मोल्स को, और दूसरा कांस्टेंट को। जब भी हमने कांस्टेंट में P को नहीं किया बल्कि K रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास T इधर चला जाएगा तो ये V अपॉन T इज इक्वल टू K। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, व्हाट डज दिस इक्वेशन से, इसको भी जरा समझ लीजिएगा। देखिए, एक बात बताइए, मेरे पास एक सिस्टम है, एक पिस्टन हमने लगाया हुआ है, एक गैस सिस्टम है, दिस इज अ गैस सिस्टम। नीचे से मैं इस गैस सिस्टम को हीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ गैस भरी हुई है। ठीक है, और ये मेरा कंटेनर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। दिस पिस्टन इज मूवेबल पिस्टन, ये मूव हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले कि इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा जो पिस्टन के ऊपर या कंटेनर की वॉल्स पे लग रहा होगा? जी, कौन सा प्रेशर? बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, P नॉट, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर ये पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना अभी नीचे आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये गैस जो है वो इस पिस्टन पे कितना प्रेशर लगा रही होगी? अगर ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो ये गैस इस सिस्टम पे पिस्टन पे कितना प्रेशर लगा रही होगी? इक्वल, बिल्कुल सही है, शाबाश उसामा, इक्वल प्रेशर लगा रही होगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि सिस्टम को हीट किया। हीट मैंने जब किया तो मैंने क्या चीज नोटिस किया कि ये मेरी गैस एक्सपेंड हुई और ये पिस्टन यहां से मूव करते 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी गैस एक्सपेंड हो गई। अच्छा, यहाँ पे जब ये पहुंचा मेरा सिस्टम एक्सपेंशन के बाद, तो ये पिस्टन यहाँ पे फिर से स्टॉप हो गया। ठीक है, गैस जब यहाँ पे पहुंची तो सिस्टम फिर से स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये है कि ये अभी भी ऊपर तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही लग रहा होगा और नीचे गैस का प्रेशर भी कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। ठीक है, इसको जरा जल्दी से कॉपी करो, ये मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है और फिर रीजॉइन करना मीटिंग, तो मैं इस प्रोसेस को आइसोबैरिक को कंटिन्यू करूंगा। जरा जल्दी से छापो इसको। ऐसे इस प्रोसेस को मुझे उसामा खत्म करने दो, जरा जल्दी से इसको कॉपी करो और रीजॉइन करें फॉरन मीटिंग को, ये प्रोसेस खत्म करना है मुझे आज।